नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। एनबी न्यूज आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराए जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और चलिए अब अपने मुद्दे का रुख करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 2 पुलिसकर्मियों इशफाक अयूब और फयाज अहमद की इलाज के दौरान जान चली गई। पूरे इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर दी गई है। आतंकी हमला श्रीनगर सिटी के बाहरी इलाके में हुआ। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकियों के 3 ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। श्रीनगर के पास पुलिस पार्टी को बनाया गया निशाना। इस आतंकी हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ। पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों में आई तेजी। आखिर कैसे आतंकवाद से मुक्त होगी घाटी? जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिलों पर हमले में तेजी आई है। 12 अगस्त को भी बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। 1 महीने पहले भी सीआरपीएफ पार्टी पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में 1 जुलाई को सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया और 3 जख्मी हुए थे। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी मौत हो गई थी। मारे गए व्यक्ति के साथ उनका 3 साल का पोता भी था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया था। जून तक 128 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने 30 जून को बताया था कि अब तक 128 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आजाद अहमद लोन आतंकी को मार गिराया गया था। हालांकि एक जवान भी शहीद हुआ था और आज हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए आईजी विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 2 टेररिस्ट आए और हमारे लड़कों को पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए, 1 जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है प्राइमरी फेसी से, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रहा है, देखते हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाक़ा पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता है। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे। आप जैसा देखे होंगे बीपी जैकेट पटका भी पहने थे, पूरा मुफ्तेद था। एक पीछे से छिप के आ गया और फायर किया, जिससे हमारे 2 लड़के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कल भी आप लोग शेयर किया, तो पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़भाड़ से लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर रिटेलिएट करते अंधाधुंध तो सिविलियन का लॉस हो सकता था। इसलिए हमारे लड़कों ने बहुत रेस्ट्रेंट किया, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से न्यूट्रलाइज करें। बहरहाल आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों के अलावा स्थानीय लोगों और नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जबकि अब घाटी के इलाकों में नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह के हमले ने कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंता बढ़ा दी है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 2 पुलिसकर्मियों इशफाक अयूब और फयाज अहमद की इलाज के दौरान जान चली गई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकी हमला श्रीनगर सिटी के बाहरी इलाके में हुआ। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकियों के 3 ठिकाने ध्वस्त किए थे और आज आतंकवादियों ने 3 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसमें से 2 की जान चली गई है। 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और इस हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल भी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। 15 अगस्त के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। आतंकियों ने हमला किया। नौगाम इलाके का ये हम मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के नौगाम बाईपास पर शुक्रवार सुबह आतंकी हमला हुआ। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था। उन्होंने पत्रकारों को बताया, आतंकियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिनमें से 2 जवान शहीद हो गए। हमने आतंकियों की पहचान कर ली है। वे जैश ए मोहम्मद से हैं। हम जल्द ही उनका खात्मा करेंगे। इस हमले में 3 जवान घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 जवानों ने दम तोड़ दिया है। आईजी ने यह भी जानकारी दी कि हमें हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले की आशंका के इनपुट मिलते हैं। इस बार भी इनपुट है कि आतंकी कुछ इलाके में हमले की फिराक में है। हमारे जवान और अलर्ट और तैयार थे, लेकिन आतंकियों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। आईजी ने यह भी जानकारी दी है कि जहां पर हमला हुआ वह काफी संकरी गली थी और वहां नागरिकों का आना जाना भी हो रहा था। अगर हमारे जवान पलटवार करते तो किसी नागरिक की जान जा सकती थी। 15 अगस्त से एक दिन पहले आतंकी हमले से कश्मीर में हलचल तेज है। इससे पहले गुरुवार को श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इलाके में आतंकी हलचल देखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन अभी आतंकियों के साथ कोई मुकाबला नहीं हुआ है। बता दें कि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर सिटी में प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम होना है। यहां पर नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ध्वजारोहण करना है। ऐसे में एक दिन पहले इस तरह के आतंकी हमले ने पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता बढ़ा दी है और अब इन्हें और भी मुस्तैदी से काम करना होगा। एक नई चुनौती यहां पर नजर आ रही है। इनपुट वैसे ही मिले हुए हैं आतंकी हमले के, तो ऐसे में अब मुस्तैदी और भी ज्यादा दुरुस्त करनी होगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमलों में तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों की ओर से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा पार्टी पर हमला किया गया था। आतंकियों की ओर से लगातार गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया और इस दौरान आतंकी भागने में सफल हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार आतंकियों को ढूंढ कर ठिकाने लगाया जा रहा है। बीते दिनों ही पुलवामा जिले के सेब बागान में छिपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आजाद अहमद लोन आतंकी को मार गिराया गया था। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ था। आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों के अलावा स्थानीय लोगों और नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। बता दें कि 1 महीने के भीतर कई बीजेपी नेताओं की भी हत्या की गई है, जिसके बाद कई नेताओं ने तो पार्टी तक छोड़ दी, जबकि अब घाटी के इलाके में नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। फिलहाल आतंकियों का पता नहीं चला है जिन्होंने आज ये हमला किया पुलिस पार्टी पर, और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ढूंढा जा रहा है आतंकियों को। खबर मिली है कि आतंकियों ने आज सुबह नौगाम बाईपास पर पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इनमें से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। बीती 12 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर आजाद के रूप में हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया था।
लगातार आतंकी पुलिस पार्टी सुरक्षा बलों को निशाना बना रही हैं। बीजेपी के नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले आज पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। विजय कुमार जो कि आईजी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पीछे से ये हमला किया गया था और जो गली है वो काफ़ी सक्रिय है, वहाँ पर आम नागरिकों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में अगर पुलिसकर्मी पलटवार करते या फायरिंग करते तो किसी आम नागरिक की जान भी जा सकती थी। इसलिए पुलिसकर्मियों के द्वारा फायरिंग नहीं की गई और जो आतंकी हैं वो भागने में कामयाब रहे। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, तलाशी ली जा रही है कि ये आतंकी कौन थे और ये बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ है इस पूरे घटनाक्रम में। इस जो ये हमला हुआ है इसमें जैश ए मोहम्मद का बड़ा हाथ है। जम्मू कश्मीर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया गया है। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले रविंद्र श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल आजादी का पर्व 15 अगस्त है और उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से पाले गए आतंकियों ने एक कायराना हरकत की है। जो पुलिस पार्टी 15 अगस्त पर गश्त पर थी उसके ऊपर हमला किया है, जिसमें पुलिस के जो IRP पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान जो है वो जख्मी है। और जो IG कश्मीर हैं उन्होंने ये भी बताया है कि इस हमले को अंजाम जैश ए मोहम्मद ने दिया है और लगातार जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, ये उसी का नतीजा है कि आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो हैं वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कश्मीर में बैठे आतंकियों को कि किसी प्रकार खलल जो है वो डाला जाए। 15 अगस्त जो आजादी का पर्व हम मनाते हैं उसमें किसी प्रकार का खलल डाला जाए और उसी के चलते ये हमला जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, अब कितनी बड़ी चुनौती है रविंद्र, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले इस तरह का आतंकी हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करना होगा। जी देखिए, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं और खास करके जहां आजादी का पर्व मनाया जाना है वहां पर काफी चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और खास करके हाईवे पर जिस तरह से ये हमला हुआ है, नौगाम जो इलाका है वहां पर हमला हुआ है, ये पुलिस पार्टी वहां पर मौजूद थी और आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 2 जवान जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो रास्ते में ही उन्होंने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया, शहीद हो गए और एक का इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रविंद्र, आखिर ये आतंकी कहां से आए थे और अभी कहां छिपे हुए हैं, ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा एजेंसियां जब ये हमला हुआ है उसके बाद से सुरक्षा बलों ने अपना अभियान जो है आतंकियों को खोजने के लिए वो तेज कर दिया है। लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है और खासकर मैं बताऊं कि जिस तरह से लोकल सपोर्ट जो मिलता है, जो ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर हैं कश्मीर घाटी के अंदर, उन्हीं की वजह से ये आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार ऐसे दिशा निर्देश दे रहा है वहां पर बैठे जो आतंकियों के आका हैं, जो आतंकियों पाकिस्तान ने पाल के रखे हैं, उन्हीं की तरफ से ये दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे थे। और यही वजह है कि लगातार खास करके कश्मीर घाटी में चाहे वो पंच सरपंच हो या कहीं भाजपा के कार्यकर्ता हो और खास करके सुरक्षा बल से जुड़े हुए जितने भी बल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है या CRPF है, उनके ऊपर हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल जो है वो लगातार आतंकियों को मार भी रहे हैं। इस साल की अगर बात करें तो अभी तक 150 से ऊपर आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं और ये दर्शाता है कि सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकस है। इसी वजह से आतंकी जो है वो खत्म हो रहे हैं कश्मीर घाटी में। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान के अंदर साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि अब आतंकी ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, देखिए कल एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है, ध्वजारोहण करने नवनियुक्त उपराज्यपाल भी आने वाले हैं। ऐसे में किस तरह से अब माहौल को सुरक्षित रखा जाएगा? एक बड़ी चुनौती है कि कल नवनियुक्त उपराज्यपाल ध्वजारोहण करने वाले हैं और उसके एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना हो गई।
जी देखिए, जो नवनियुक्त उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो कल ध्वजारोहण करेंगे जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में। तो वहां पर 3 टायर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के हाथ ये जिम्मा जो है वो स्टेडियम का जो है सुरक्षा का है। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है, माफी चाहूंगा, स्वतंत्रता दिवस जो है वो खास रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 35 से और 370 को हटाया था, एक निशान और एक विधान की भाजपा शुरू से बात करती आ रही है। और यही वजह है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का पर्व है, वो भाजपा के लिए खास होने वाला है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है, खास करके तिरंगे के नीचे ही आज आजादी का पर्व जो है वो कल मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सुनील सेठी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि धारा 370 से तो पीछा छूट गया, इस आतंक से कब मुक्ति मिलेगी? आतंकवाद से कब पीछा छूटेगा? देखिए, आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी तेजी से और बड़ी सख्त लड़ाई हमने लड़ी है। और ज्यादातर आतंकवाद के कमांडर्स जो हैं, जितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे, उन सबको मार गिराया गया है। अब ये कुछ सेलेक्टिव टारगेटिंग जो है वो मिलिटेंट कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे टेरर जो है उसको फैला सकें। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो एजेंसीज लगी हुई हैं मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उनको थोड़ा सा ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। 15 अगस्त के आसपास वैसे भी मिलिटेंट्स की कोशिश होती है स्ट्राइक करने की, और उसके लिए हमारी तैयारी मुझे लगता है पूरी है। सुनील जी, अब तो बीजेपी के ही नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है सर। पुलिस पार्टी और सुरक्षा बलों के जवान तो पहले से ही आतंकियों के निशाने पर थे, और अब तो बीजेपी के नेता भी निशाने पर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कश्मीर में काम कर रहे हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक्टिविटी ग्राउंड के ऊपर नहीं है। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लोगों के बीच में जाके काम करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स कोरोना के चलते हुए भी काफी उनकी मदद की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाव है कश्मीर घाटी में, जिस तरह से तेजी से फैला है, वो आतंकवादियों के लिए या उनके आका जो बॉर्डर के पास बैठे हैं, उनको ये चीज हजम नहीं हो रही, और बीजेपी के लीडर्स को सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी चर्चा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं कश्मीर घाटी के, खासकर जो लोगों के बीच में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के बीच में काम भी कर सके, लेकिन उसके साथ ही उनकी अपनी लाइफ के प्रति खतरा नहीं। सुनील जी, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे सर, जिस तरह से अभी आप माहौल देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई आतंकी हमले हो रहे हैं, मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं रख रही हूं कि वाकई में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। बावजूद इसके आतंकी हमले हो रहे हैं, कभी बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, सुरक्षा बलों को बनाया जा रहा है, आम नागरिकों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आप मानते हैं कि अभी भी लोकल सपोर्ट मिल रहा है इन टेररिस्ट को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लोकल सपोर्ट मिल रही है। अगर लोकल सपोर्ट होती तो फिर वो ट्रांसलेट होती डिमॉन्स्ट्रेशंस में, वो ट्रांसलेट होती पत्थरबाजी में, जैसे कि पहले होता रहा है। अब लोकल लोग जो है वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, और मेरे अपना ये ख्याल है कि जो मिलिटेंट्स के खिलाफ इतने ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनके मिलिटेंट कमांडर मर रहे हैं, वो लोकल सपोर्ट की वजह से ही मर रहे हैं। लोग ही अब उनके बारे में जो है वो जानकारी जो है फोर्सेस को देते हैं। और जैसे पहले होता था कि कहीं पे अगर इनकाउंटर होता था तो लोग वहां पे आसपास जमा हो जाते थे ताकि मिलिटेंट को मौका मिले भागने का। अब वैसा नहीं होता है। लोग कोई मिलिटेंट का जब इनकाउंटर होता है तो वहां पे नहीं आते, ना कोई ऐसी हालात करते हैं। मुझे लगता है कि लोकल सपोर्ट मिलिटेंसी की खत्म हो गई है। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है ये उसी का रिजल्ट है कि लोकल तो सपोर्ट नहीं है, लेकिन कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का जो नेता जो है वो काम कर रहा है लोगों के बीच में, उसको टारगेट करने के लिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आदमी है उनको टारगेट करने के लिए, ये तभी है क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। रविंद्र जी, मैं आपसे आपका रिएक्शन चाहूंगी। सर, आज आतंकी हमला हुआ है श्रीनगर में, पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, हमारे 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बहुत दुखद घटना है कि 2 हमारे जवान शहीद हो गए, 3 पुलिसकर्मी जख्मी थे, वीर रूप थे। उनमें से 2 की नौगांव ये श्रीनगर शहर की वारदात है, और इस तरह की घटना जो है वो हमारे जवान शहीद होना और
आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होना, ये इंडिपेंडेंस डे के ईव पे ऐसी चीजें हमेशा पाकिस्तान और करते हैं। गंभीर बात है, दुखद घटना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स पे हमले चल रहे हैं, ये एक चुनौती है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और जवान जो है वो बड़े निडरता से, बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सरकार के वो दावे रहते हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं, आतंकवाद खत्म हो रहा है, 370 के बाद आतंकवाद में कमी हो गई, और ये सारी चीजें जो हैं वो उसके परिप्रेक्ष्य में इनको देखना पड़ेगा। चुनौतियां बढ़ गई हैं, हमारे जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में इतनी तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे नॉर्मल रूटीन जो है वो एक्टिविटी तो है नहीं, कोविड की वजह से भी और सिक्योरिटी बंदोबस्त की वजह से भी। इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंस के बाद भी अगर इस किस्म की घटनाएं हो जाती हैं तो ये अपने आप में कुछ गंभीर संकेत तो हैं कि वो तमाम दावे और राजनीतिक बातें वो हैं, उनको अलग रखना चाहिए कश्मीर सिचुएशन को डील करते वक्त। और कश्मीर की गंभीर समस्या से हम सबको सख्ती से उस चुनौती को निपटना पड़ेगा। और ये बहुत ही हम दुखद हैं, उनके परिवारों के साथ पूरी सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। आप खुद देखते होंगे सर, खबरों में आए दिन मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। कितने ऐसे आतंकी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है, इस बात को भी तो आप स्वीकार करते होंगे। क्यों नहीं स्वीकार करते? पिछले 30 साल से सुरक्षा बलों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तभी तो भारत सुरक्षित है। लेकिन यह है कि जब विपक्ष में थे तो जो लोग सवाल खड़े करते थे, आज 7 साल से सत्ता में हैं, हम उस तरह से सवाल खड़े नहीं करते जब वो कहते थे कि आतंकवादी आते कहाँ हैं, देश की फौज है, बीएसएफ खड़ी है, कांग्रेस सरकार क्या करती है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये बारूद कहाँ से आते हैं, ये उगते हैं क्या, हम वो सवाल नहीं पूछते। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आतंकवाद की चुनौती, इसमें कोई शक नहीं पहले भी रही है, लेकिन इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी। हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हकीकत जरूर बयान करते हैं कि जो हालात हैं वो लगातार जो है वो गंभीर चले जा रहे हैं। आप नोटबंदी करते थे तो कहते थे हालात आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आप 370 तोड़ते थे, आप कहते आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम ये कहते थे कि वो अलग मुद्दे हैं राजनीतिक तौर पे, लेकिन ये आतंकवादी घटनाएं, इन पे हम सबको मिलकर लड़ना है। पाकिस्तान वही खड़ा है, पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाएं और आतंकवादी भेजने के साथ साथ 3000 से ज्यादा बार वो फायर करता है, जबकि एक साल में कभी वो 100-150 बार या 70 बार हमारा एक्सचेंज का फायर होता था। आज वो बोला क्यों नहीं जाता कि 3260 बार फायर हुआ पिछली बार, इस बार 7 महीने में 2100 से ज्यादा फायर हो गए। तो ये घटनाएं, हमारे लोग सड़कों पे भी जवान और सिविलियन शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर इतनी घटनाएं, जवान और सैनिक मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो कल अगर जो सवाल खड़े करते थे उनको ये जवाब देना चाहिए। सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी हमारे साथ, सुनील सेठी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे ही चाहूंगी सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी कोशिश ये है कि मनोबल किसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो एजेंसीज आतंकवाद के खिलाफ लड़ी हैं उनको गिराने का। आप अगर ये कोशिश करेंगे भी तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि सुरक्षा बल जो भारत की रक्षा के लिए तैनात हैं, वो अपनी जान पे खेल के भारत की रक्षा करते हैं। उनको अंडर असेस मत करिए और उनको डराने की मत कोशिश करिए। नहीं सुनील जी, जो खड़े हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, जिन्हें अपनी जान तक की फिक्र नहीं है, वो एक बयान से उनका मनोबल तो टूटने वाला नहीं है सर। इतना कमजोर मनोबल थोड़ी ना है हमारे सेना के जवानों का। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो बयान, इस तरह के बयान जो देते हैं वो मनोबल गिराने वाले बयान हैं। दूसरी बात ये है कि ये आतंकवाद की अगर वारदातें वहां पे कश्मीर में हो रही हैं तो कांग्रेस क्या कर रही है वहां पे? भारतीय जनता पार्टी तो मौके के ऊपर मैदान के बीच में डटी हुई है। हमारे नेताओं की को शहीद भी किया जाता है, लेकिन हम वहीं पे डटे हुए हैं। लेकिन जब से ये दौर शुरू हुआ है, पिछले 1 साल की अगर आप बात करें, तो कांग्रेस जो है वो कहीं पे मैदान पे नहीं दिखती है। वो सब अपने घरों में डर के बैठे हुए हैं और सिर्फ आके मीडिया के ऊपर बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर आपको चिंता है शांति स्थापित करने की, तो लोगों के बीच में जाके काम करिए और लोगों को समझाइए कि शांति स्थापित करनी है। आप अपनी जो ड्यूटी है, राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व है, उसको निभाते नहीं।
हम जब ऑपोजिशन में थे तब भी हम शांति की बात करते थे, तब भी हम लोगों के बीच में जाते थे और उनको आतंकवाद के खिलाफ जो है वो काम करने के लिए प्रेरित करते थे। कहाँ कांग्रेस कर रही है? सुनील जी, लोग तो शांति हैं, लोग तो घाटी में अब शांति हैं, और थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि अब तो वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं वो खुद सुरक्षा बलों का साथ देते हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, देश का साथ दे रहे हैं, लोग तो वहां पर शांति हैं। वो तो खुद ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन इतनी बार होता है कि आखिर उस पर हम क्यों अब कुछ नहीं कहते, क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्या आप खुद बताइए सर, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या हमने ऐसा देखा था कि एक दिन में ही इतनी बार सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाए? देखिए, सीज फायर का उल्लंघन करना, आ रही हूँ रविंद्र जी, आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ सर। का मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद जो है वो खत्म हो रहा है, उसको उकसाने के लिए जो है वो सीज फायर की वायलेशन करते हैं, लेकिन उनका मुकाबला पूरी जोर से किया जा रहा है। हम दो तरफ से दुश्मनों से गिरे हैं, पाकिस्तान से भी गिरे हैं और चाइना से भी गिरे हैं। दो साइड से एग्रेशन करने की कोशिश है, दोनों को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन जो देश के बीच में बैठे हुए हैं, जो राष्ट्र की एकता को तोड़ने की बात करते हैं, उनको भी संभालना जरूरी है। ठीक है रविंद्र जी, देखिए वो कोशिश कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ के ये कहते थे ये पाकिस्तान की सेना सरहदों पे हमारी सेना ये सब खड़ी है, वो सिंह के अंदर है, तो फौज का बारूद कहाँ से आता है, बंदूक कहाँ से आती है, मिलिटेंट कहाँ से आते हैं, तब मनोबल नहीं गिरता था। वो देश के बहुत बड़े नेता थे उस वक्त भी, प्रधानमंत्री से पहले भी। और आज जब ये कहते हैं कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस तो बहुत शहीद हो रही है। नेते आपके लोगों को 10-10 बॉडीगार्ड हैं फिर भी मरते हैं। हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट और सरपंच सबसे पहले 26 नवंबर को शहीद हुआ, उसके घर में कोई चपरासी भी नहीं किया सरकार का, एक पैसा नहीं मिला। उसके घर में 7 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, बच्चियां हैं, लेकिन कोई एक पैसा 8 महीने में 9 महीने में इनकी सरकार नहीं दे सकी। अजय भारती जी हमारे सरपंच थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम नहीं लेता, वो शहीद नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इनके लोगों को सिक्योरिटी के बावजूद भी वहां शहीद हो रहे हैं, हमारे भी शहीद हुए, लेकिन आपने हमारे लोगों की तो सिक्योरिटी भी ड्रा कर ली। आप तो चाहते हैं कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी घरों से बाहर निकल ही न सके, आप तो यही चाहते हैं। इसी वजह से वहां कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में है नहीं। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी के घेरे में जितने लोग मर्जी भेजते, जो लोग लोगों के नेता होते हैं उन्हीं को लोग पसंद करते हैं, और इसलिए उनको आप निकलने के लिए सिक्योरिटी और सब बंदोबस्त आपने विड्रा कर लिए। मैं मिसाल कोट करूंगा कि सोपर के सबसे सेंसिटिव एरिया जहाँ से गिलानी आते हैं, सैयद अली शाह जिलानी, सोपर वहाँ है जहाँ अफजल गुरु को हमने फांसी दिया। सोपर के हमारे 2 बार के विधायक मंत्री, उनको उनकी गाड़ी, उनके सिक्योरिटी, उनके ड्राइवर तक विड्रा कर लिया। उनको हल्की सी सिक्योरिटी है। जो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जो साहबका एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को 10 बॉडीगार्ड थे घर में, वो सोपुर के 2 बार मिले हैं, अभी भी रहे, लेकिन वहाँ सेंसिटिव एरिया से पूछ लीजिए उनकी सिक्योरिटी कितनी है। ये तो सरकार की नीतियां हैं कि सरकार ने हमारे दिग्गज नेता जो है, हमारे प्रेसिडेंट तक तो गाड़ी दे जाते हैं, जो स्टेट के सदर हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और यहाँ पे आप लोगों को सुरक्षा का माहौल नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, फिर आप कहते हैं ओपोजिशन पे सवाल भी खड़ा करते हैं। ओपोजिशन के लोग शहीद हुए हैं, गिनती करिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए होंगे आज तक पूरी मिलिटेंसी में कश्मीर वादी के अंदर। इनकी प्रेजेंस है कहाँ वहाँ? और अब सरकार है तो वहाँ 4 लोग ये खड़े करते हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, उनको भी सिक्योरिटी दो, लेकिन विपक्ष तो क्यों नहीं? जो लोग, जिनके हजारों लोग कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मारे गए हैं मिलिटेंटों के खिलाफ, हम मिलिटेंसी के खिलाफ खड़े थे, तभी हमने आतंकवाद से 96 से लेकर के चुनाव कराते आए। आपने चुनी हुई सरकारें गिरा करके आतंकवादियों के हवाले कर दिया। वहाँ सिर्फ सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लड़ रही है फौज ग्राउंड पे, नहीं तो पहले सियासी लोग जो है वो मैदान में होते थे, लेकिन आपने उनको घर में बिठा दिया, नजरबंद कर दिया, डिटेन कर दिया, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी ड्रा कर ली। यहाँ तक कि सैफुद्दीन सोज जैसे आदमी जो कि 2 बार केंद्रीय मंत्री है, आप तमाशा रोज बनाते हैं, कोर्ट में कहते हैं वो रिहा है। यही हालत सब लीडरों की है जिन्होंने हाई कोर्ट में जाने का शौक और सुप्रीम कोर्ट जाने का शौक थोड़ा, बाहर से निकले कहें जी सिक्योरिटी खतरा है, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो इतना खतरा है तो रोज आप बयान देते हैं टीवी पे कि हालात काबू में कर लिए हमने। 2 बातें मत करिए, 4G आप रेस्टोर नहीं कर सकते, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए इनकी सारी बातें कंट्राडिक्टी हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन अलग है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला करना है तो सबको मतलब डट के मिलना पड़ेगा।
सुनील जी, जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद से मुकाबला करना है तो सबको साथ लेकर चलना ही होगा और सबको मिल बैठकर इस मसले पर बातचीत करनी ही होगी। देखें, ये ठीक है कि हम सबको मिल के साथ चलना होगा, लेकिन क्या कोई साथ चलने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश कर भी रहा है? ये खाली भारतीय जनता पार्टी ही मौके पे काम कर रही है। ये कहते हैं कि प्रेजेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की इनको नहीं दिखती कश्मीर में। पिछले एक साल में देखिए कि किस पार्टी ने, किसके वर्कर्स ने जाके लोगों का साथ दिया है। जब से कोरोना चला है तब से बताइए, कश्मीर में लोगों की व्यवस्था देना, उनको सामान देना, खाने का सामान देना, बाकी सब करना किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये पॉलिटिकल पार्टी तो आराम से बैठी हुई है घरों में जाके। और दूसरी बात ये कहते हैं कुछ आराम से बैठी हुई हैं, कुछ सर नजरबंद भी उन्हें किया गया है। देखिए, नजरबंद उनके कुछ नेता हैं, नेता थे, बाकी तो जो वर्कर्स हैं वो तो नजरबंद नहीं थे। और कांग्रेस के कौन से नेता नजरबंद थे? नजरबंद करना जो है वो जरूरी था उन हालात में, क्योंकि हालात और जब वो जा रहे थे सुनील जी, जब वो जाना चाह रहे थे दिल्ली से, कुछ नेता जब कश्मीर जाना चाह रहे थे तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। वो तो कह देंगे ये बात कि हम तो जाना चाह रहे थे, हम तो वहाँ के हालात भी जानना चाह रहे थे, तब आपने जाने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसी कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी जम्मू में आए थे किश्तवाड़ जाने के लिए, हालात पता करने के लिए। इन्होंने उनको नजरबंद कर दिया था एयरपोर्ट के ऊपर ही, एयरपोर्ट से वापस भेजा। हमने तो जवाब उस पर सवाल नहीं किया। ये फैसला करना कि किसी को कहां पे जाने से हालात खराब होंगे या ठीक होंगे, इतना फैसला जो है वो तो एजेंसी को और एडमिनिस्ट्रेशन को करने दीजिए। आप कहते हो कि सोच साहब को घर से बाहर नहीं, सोच साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही, उनको डिटेन किसी ने किया नहीं, उनको बाहर आने से मना नहीं किया, वो घर के गेट के अंदर खड़े होकर ड्रामा करते हैं कि मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं डाम करना। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग एंड दैट इज व्हाट कांग्रेस इज डूइंग। 4G के बारे में जो बात कर रहे हैं, 4G के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 4G की रेस्टोरेशन पूरी की पूरी स्टेट में करना जो है वो किसी भी तरह से सिक्योरिटी की दृष्टि में जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई है कि लिमिटेड एक्सटेंट तक कुछ एरिया जहां पे शांति की स्थापना ज्यादातर हो चुकी है वहां पे 4G को रिस्टोर करवाया जाए। आप मुझे बताइए कि 4G ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश के हित में सिक्योरिटी को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये फैसला तो करना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ कहीं ये लगता है कि खाली भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और बाकी पार्टी चुप करके बैठी हैं। और इनको, कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए कि मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म और जो पीओजे का हिस्सा जो हमारे से अलग हो गया, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो कांग्रेस की वजह से ही है। वो नेहरू जी की जो गलत नीतियां थी उसकी वजह से, जब फौज आगे बढ़ रही थी इन्होंने फौज को आगे बढ़ने से रोका और पीओजे के इन्होंने खुद बनाया। और इसी तरह आर्टिकल 370 के लाने के बाद सेपरेटिज्म जो इन्होंने क्रिएट किया उसी से मिलिटेंसी आई है। ये रिस्पॉन्सिबल है मिलिटेंसी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है सेपरेटिज्म के लिए, और ये 100% रिस्पॉन्सिबल है पीओजे को बनाने के लिए। इनकी मर्जी के बगैर पीओजे की कभी नहीं बनता। जब हमारी फोर्सेस पीओजे पे कब्जा कर रही थी तो नेहरू जी ने क्यों फोर्सेस को रोका? क्या इनके सवाल ये नहीं देंगे? ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हजारों और लाखों लोगों को परवाने की। ठीक है रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर के मसले पर देखा जाए तो आपके जो आंचल में दाग लगा हुआ ही है सर, कितना भी कोशिश कर लीजिए उसे धो नहीं पाएंगे आप। ये बिल्कुल डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। ये इनको कहोगे इधर उधर की बात में कर, ये बता के काफिला लौटा क्या, आप 47 की बात नहीं करो, 1 साल से बताओ। आप कह रहे हो कि लोग जो हैं वो आजाद हैं और जो है कि आप उनको बाहर सिक्योरिटी रखते हो, वो कहते हैं कि बाहर आप निकल नहीं सकते हालात, फिर कहते हो ओपोजिशन निकल नहीं रही, आप उनको डिटेन रखते हो। इनकी सारी दोगली बातें हैं। और ये बात मैं ये कह दूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कांग्रेस पार्टी की वजह से बना। उस वक्त जो शेख अब्दुल्ला मुस्लिम नेता थे यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अगर हमारे हरि सिंह और पंडित नेहरू का साथ ना दिया होता, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जिन्ना के साथ नहीं जाना चाहते बतौर मुस्लिम भी। ये वह रियासत थी जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी, लेकिन इस रियासत ने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम जिन्ना के साथ मुसलमान देश में नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, नेहरू और कांग्रेस के सेकुलर देश में जाएंगे। अगर उनको पता होता कि बीजेपी और आरएसएस ये काम करेंगे तो शायद वो उस वक्त भी हमारे साथ में होते। लेकिन उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर जितने मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत जिसमें 70-75% मुसलमान हो, उन्होंने इस देश को चुना। इसलिए चुना कि हम सेकुलर बुनियादों पर चलना चाहते थे।
आज जो बात ये करते हैं कि जिस तरह की नीतियां ये हैं, इससे आप उनको इमोशनली दूर कर रहे हैं। एक तरफ आतंकवाद, हम तो भाई घरों में आपने बंद कर दिया और निकल नहीं पाते, सिक्योरिटी नहीं है। जिसके पास सिक्योरिटी है उसको सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं आपको ऑर्डर है ऊपर से, आप बाहर नहीं निकल सकते। कोर्ट में ये कह देते जनाब कोई पाबंदी नहीं, बाहर नहीं निकल रहे थे, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। फिर दोषी हम हुए जो आप हुए। हम तो आतंकवादियों से मैथे जाके तो नहीं लड़ सकते, आपके लोग तो नहीं लड़ रहे, फोर्स ही लड़ रही है, वो पहले भी लड़ती थी। लेकिन दोगली बातें ना करें। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से नहीं 3 तरफ से बदनाम करती है ओपोजिशन को। लेकिन कश्मीर को अगर 80% वोट डालते थे, डलवाते थे, वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वही पार्टियां थी रीजनल जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके पाकिस्तान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मिलिटेंटों की तमाम डिक्टेशन के बावजूद वहाँ जमहूरियत को अंदर रखा। कार्यकाल में पत्थरबाजी जैसी घटनाएं खूब हुई हैं रविंद्र शर्मा जी, वो भी मत भूलिए सर आप। धारा 370 हटने के बाद ये भी तो देखिए कितने युवा आतंकवाद की राह पर चले गए, ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए। कश्मीर के युवाओं में इस देश के लिए देशभक्ति जगाना कितना जरूरी था, क्या वो इसके बिना संभव था? धारा 370 नहीं हटती तो क्या इसके बिना ये संभव था? 10,500 पत्थरबाज को किसने छोड़ा? पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा जिनको उमर अब्दुल्ला और हमारी सरकार ने अंदर या उनके खिलाफ पर्चे रखे थे उनको इन्होंने छोड़ा। और फिर ये देशभक्त और दूसरे देशद्रोही। और 370 जब तक था आतंकवाद तब भी था, अब 370 खत्म हुआ तब भी है। हमने कहा खत्म करिए, हम आपके साथ हैं। इसलिए ये कहना कि 370 की वजह से आतंकवाद, फिर नोटबंदी से भी आतंकवाद खत्म हो रहा था, हम ये कहते हैं। कुछ लोग इसमें कुछ हो सकते हैं 370, लेकिन आपने बहुत से लोगों को इस चीज से नाराज भी किया जिस तरह से तोड़ा। और कई चीजों पे 370 की सारी चीजें आपने खत्म करके अपना पॉलिटिकल अंजाम तो कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हो रहा। उन्होंने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा ही था सर कि हम धारा 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा। उन्होंने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा किया और देखिए उसी चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत से जीत कर आई। ये लोगों का घोषणा पत्र नहीं था, उनका अपना पार्टी का घोषणा पत्र था। लोगों से कब पूछा गया? लोगों से पूछा इन्होंने? ये चुनावी घोषणा पत्र तो जनता के सामने रखा ना रविंद्र शर्मा जी, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपनी अलमारी में जाकर रख लिया कि हम नहीं दिखाएंगे। जनता था, लेकिन जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जिन्होंने हिंदुस्तान को उस वक्त चुना, वो जनता जिन्होंने पाकिस्तान और जिन्ना को यहाँ से जवाब दिया, खदेड़ा, यहाँ से भगाया। और उन्होंने कहा कि हम उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। जिस नेहरू को जो गालियां निकालते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो शेख अब्दुल्ला के यहाँ गिरफ्तार होने भी आए। और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस जो है देश के साथ जाऊंगा। उसका विश्वास किस लिए? उसने खुद लिखा शेख अब्दुल्ला ने कि हमने 1944 में फैसला कर लिया था कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। 1944 के साथ ही बात की जनता पार्टी, किस नेता के साथ उनकी बात थी? उनकी गांधी और नेहरू के साथ बातचीत होती थी। आज आप हिस्ट्री को डिस्टार्ट करके, तोड़ मोड़ करके देश को गुमराह करते हैं। ये जानते हैं सच्चाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देश के सामने गलत इतिहास को पेश किया जाता है। और उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोल रहा है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल था कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग बना। ठीक है, अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे महाराजा का साथ ना देते, हमारे साथ खड़े ना होते, तो आप 70% 75% मुस्लिम आबादी वाली रियासत को कैसे जबरदस्ती ठोक देते? हम 15 अगस्त तक तो फैसला कर नहीं पाए। 15 अगस्त 14 अगस्त की मध्य रात्रि तक फैसला करना था। कोई मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी से क्यों महाराजा हरि सिंह तो एक हिंदू रूलर थे, क्यों नहीं फैसला कर पाए थे? लेकिन वो फैसला नहीं हुआ और उसके बाद घुसपैठ होगी, वो विलंब कहाँ हुआ? इसलिए उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप जो है वो हमारे साथ थी। आज क्यों वही कश्मीर दूर चला गया? ठीक है। और वही कश्मीर को आप जो है वो देशद्रोही पाकिस्तानी कहते हैं, वही लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। इसलिए अपनी सोच को, दिमाग को भी बदलिए। आतंकवादियों के खिलाफ सेना हमेशा लड़ती रही, लड़ेगी। नहीं सर, कश्मीरियों को कोई देशद्रोही या पाकिस्तानी नहीं कह रहा है सर। देशद्रोही जो है वो देशद्रोही रहेंगे। कहते भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। सुनील सेठी जी, देखिए, पहले तो इनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस पे अपने आप को शर्मसार होना चाहिए कि ये कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला की डिसीजन की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ है। भारत के साथ जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र जो है वो महाराजा ने साइन किया था। शेख अब्दुल्ला की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी जम्मू कश्मीर, ना ही पंडित नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में उन्होंने फैसला किया कि वो भारत के साथ आएगा।
जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के रूरल ने वही फैसला किया जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ। जम्मू कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं थी। और जब फैसला हो गया कि भारत में विजय जम्मू कश्मीर पूरे का हुआ, तो जब फोर्सेस हमारी बढ़ रही थी तो फोर्सेस को क्यों रोका गया? और आज आप उनको तकमा देना चाहते हो कि वो हीरो है और विलन नहीं है। ये ठीक है, रविंद्र जी ने कहा कि ये बताइए कि काफिला क्यों लूटा? तो काफिला लूटने वाले वो लोग थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भारत को एक करने की, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाई। आज के दिन में मौके के ऊपर लड़ाई जो चल रही है, ये एक निर्णायक कदम के ऊपर है, निर्णायक जगह के ऊपर है। यहां से हम वापस नहीं आएंगे। अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो परमानेंटली शांति स्थापित होने के साथ ही खत्म होगी। ये पहले जैसे ये करते रहे हैं वैसे नहीं होगा कि आतंकवाद के खिलाफ थोड़ी सी लड़ाई हुई और थोड़ा जब जीत सामने आई तो उसके बाद पीछे हट गए और फिर उसको मौका दिया पनपने का। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं होने देगी। अब अगर आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं तो उसको स्थायी तौर पे खत्म करेंगे, ताकि इसके बाद कोई आतंकवादी जो है वो अपना सर न उठा सके। और जो पीओजे इन्होंने पाकिस्तान को दिया था कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीओजे भी पाकिस्तान से वापस देगी। जम्मू कश्मीर फिर से एक होगा और इकट्ठा होगा। ठीक है सुनील जी, अगर इसी मंशा के साथ काम कर रही है बीजेपी की घाटी से जम्मू कश्मीर से हम पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करेंगे तो पूरा देश आपके साथ है। सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा होता है और यही सवाल कांग्रेस भी करती है कि आखिर कब तक इस तरह से वहां पर इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जो हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जो वहां के लोग चाहते हैं, आखिर वो उन्हें कब मिलेगी? तमाम ऐसे नेता हैं जो इस समय नजरबंद है। आप देख रहे हैं गली गली में सुरक्षा बलों का वहां पर डेरा रहता है, हमेशा अनयूजुअल थिंग्स वहां पर देखने को मिलती हैं। ये सब कब नॉर्मल होगा सर? इनिशियल बात यह है कि घाटी में अमन कब आएगा? देखिए, अब अगर आप बात करते हैं कि तमाम नेता नजरबंद है, कौन से तमाम नेता नजरबंद है? वो तो आप भी अच्छे से जानते हैं सुनील जी। महबूबा मुफ्ती अपने घर में है, उसके अलावा जो है सारे के सारे नेता जो है वो फ्री हैं। और दूसरी बात ये कि जो हालात हमने देखे हैं पिछले एक साल में, जिस तरह से हम तेजी से बढ़े हैं शांति की तरफ, मिलिटेंसी को हम खत्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोगों को पूर्ण शांति जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना होगी। जीवन जो है वो फिर पटरी पे आएगा और नॉर्मल लाइफ जो है लोगों की शुरू होगी। और अभी जिस तरह की इक्का दुक्का हम घटनाएं देख रहे हैं, कभी कहाँ हमला हो रहा है, आपके खुद के नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं इस हमले में घायल हो रहे हैं, कई शहीद भी हो गए हैं, तो ये घटनाएं कैसे रोक पाएंगी सर? कहीं ना कहीं से तो ये आतंकी प्रवेश करते ही है ना। देखें, ये मरती हुई मिलिटेंसी जो है ये टारगेटेड किलिंग्स जो है वो कर रही है। मरती हुई मिलिटेंसी है जिसका अपना कोई अब वजूद नहीं है। जो कुछ थोड़े से मिलिटेंट्स इनके रह गए हैं, उनका आने वाले दिनों में उनका भी सफाया हो जाएगा और पूर्ण शांति की स्थापना की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। फिर किसी पॉलिटिकल वर्कर को नहीं मारा जाएगा, हर बंदा जो है वो लोगों के बीच में जाके काम कर सकेगा। ठीक है। और कांग्रेस का ये भी सवाल था, रविंद्र जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो पूछना चाह रहे हैं कि जब आप अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दे रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही? देखिए, बिल्कुल ये गलत बात कहते हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर को सुरक्षा जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला पहले दी थी और अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हर किसी को सुरक्षा दी हुई है। वो सुरक्षा की इवैल्यूएशन की एक प्रोसेस होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं होता। वो एजेंसीज डिसाइड करती हैं सिक्योरिटी परसेप्शंस को देखते हुए, थ्रेट परसेप्शंस को देखते हुए। वो एक एसओपी बनी है, उस एसओपी के हिसाब से ही हर किसी को सिक्योरिटी मिलती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा या कांग्रेस का होगा या किसी और का होगा। अब उस एसओपी की वायलेशन में अगर किसी को सिक्योरिटी मिली है तो मुझे बताइए, अगर उस एसओपी की वायलेशन में किसी को सिक्योरिटी नहीं मिली है तो भी बताइए। ये गलत बात है ये कहना कि किसी के पास 10 पीएसओ हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे वसीम बारी साहब की डेथ हुई उनमें उनको जो है वो 2 पीएसओ अलॉटेड थे। उनके फादर जो है वो अलग से पॉलिटिकल वर्कर थे, उनको अलग से अलॉटमेंट थी। आप उनको करने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया है, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से हर किसी को सिक्योरिटी मिलती है। ये क्राइटेरिया आज नहीं बना है, ये क्राइटेरिया तब भी था जब कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट में थी और तब भी डिसाइड होता। ठीक है, पूछना चाहता हूँ कि एक पार्टी के एक नेता को हम पटा डाल करके पार्टी का नेता बना लेते हैं, वो बताइए वो बड़ा हो जाता है जब लोगों का चुना हुआ। मैंने आपको मिसाल दी कि सोपुर वो जगह यहाँ से सईद अला शाह जिलानी मोस्ट सेंसिटिव एरिया इन कश्मीर सोपुर,
हमारे 3 टाइम वहाँ इलेक्शन रहे, 2 टाइम के विधायक हैं। हाजी अब्दुल रशीद वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे, एमएलए रहे। और मुझे बताइए, उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं, उनके पास 2 बॉडीगार्ड होंगे, उनके पास गाड़ी भी ले ली, ड्राइवर भी ले लिया। आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं के पास 10-10 बॉडीगार्ड हैं। और जो लोग कभी सरपंच भी नहीं रहे, जो लोग कभी विधायक नहीं रहे, आप जिसको मर्जी बड़ा होता दे दीजिए, हमारी पार्टी के छुट्टे बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, आपके लोग मर जाते हैं तो हमारे लोग तो निकल नहीं सकते, आप निकलने नहीं देते। आप उनको कहते हैं सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन सेठी जी को कश्मीर का शायद नहीं पता, इन्होंने तो कहना ही है सरकार की तरफ से इनको क्या, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी है। एसओपी का मतलब ये नहीं है कि उनको बीजेपी का पटा नजर आए, उनका मतलब ये है कि कौन बड़ा नेता, किसको खतरा है और किस नेता को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। मैं 10 मिसालें दे सकता हूँ, मेरे पास मिसालें हैं, और इसका जवाब इनको नहीं आएगा कि इनके जो लोग छुटभैये नेता जो कल जो है वो कहीं छोटे दुकानदार थे, आज इन्होंने ओहदा दे दिया, आज उनके पास गाड़ियां और पीएसओ भी हैं, और जो लोग हमारे विधायक और मंत्री थे उनकी गाड़ियां लेके उनको दे दी। ये तो इनकी सरकार है। और फिर कहते हैं कि रविंद्र जी, ऐसा होता तो आप पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए सर, बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सुरक्षा नहीं थी। कितने ऐसे सरपंच, अभी 2 दिन पहले एक सरपंच की हत्या कर दी गई सर। कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है उसको सुरक्षा दीजिए, लेकिन दर्जा बदर्जा जो पैमाना होता है लीडर का, उसके मुताबिक मारा कोई नहीं जाता है। आज तक सारे कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस दूसरी पार्टियों के नेता मारे गए। कश्मीर का इनका एक साथ 2 नेता होता था कि कौन लोग बयान देने के लिए काम कर रहे हैं। आज भी देखेंगे कश्मीर से बीजेपी के कितने विधायक जीते हैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। 50 जो है वो लद्दाख से लेकर कश्मीर वादी पूरी तक इनके कितने विधायक थे, इनकी कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी थी। जम्मू सूबे से ठीक है, इनके विधायक एमपी भी जीते। अब कश्मीर वादी में बताइए, आप सरकार के बल पे वहाँ पार्टी बना रहे हैं कि देश बचा रहे हैं। आपको देश बचाना चाहिए, कश्मीर में पार्टी बनाने थे, आप देश को बचाइए। इसलिए हम जान दे के देश बचा रहे हैं, आप भाग के जो है अपने आप को बचा रहे हो, फर्क दोनों में ये है। नहीं, हम सीने पे गोलियां खाने वाले हैं, लेकिन आपके भागने वाले हो। आपने सीने पे गोलियां कभी नहीं खाई, आपने फौज को आगे किया, जब फौज आगे बढ़ रही होती है तो आप फौज को रोक देते हो। आप रोकने वाले हो, आप लड़ने वाले नहीं हो, आप भागने वाले हो। कश्मीर वादी ने 2,500 वोट लिए, तो आपकी हिस्ट्री भागने की है, आपकी हिस्ट्री लड़ने की नहीं है। वो छोड़ दीजिए, आप आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे, आप कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं। आप उनको मकाने में खत्म करने में लगे हैं, आप आतंकवाद को नहीं खत्म कर रहे। हम आतंकवादियों से भी लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक आतंकवादियों से भी लड़ रहे हैं। राजनीतिक आतंकवादी, सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं जो इस तरह की बातें करेंगे, तो आप आतंकवाद को साथ दें। आपको भी पता है भाई साहब, आप भी सच जानते हो, आप भी जानते हो चाइना के साथ नेहरू की वजह से ही कश्मीर की प्रॉब्लम हुई है। लाखों बंदे पंडित नेहरू ने मरवा दिए। आपको ना देखता है ना सुनता है। पाकिस्तान भी आपने बनाया और पीओके के भी आपने। पाकिस्तान के आंकड़े निकालिए। मैं मैडम को कहूंगा कि 2014 तक लेके आइए सीज फायर के, मिलिटेंसी के, कितने मिलिटेंट से 70 मिलिटेंट 2014 में थे, जब हमने सरकार प्रॉब्लम क्रिएट की, वरना जब मर्जर हुआ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ सुनील जी, देखिए पाकिस्तान भी इस समय बौखलाया हुआ है और खासकर आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से घाटी में लगातार आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर उसके हाथ से निकल गया, इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है और इसलिए सीजफायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। वहीं अगर हम आतंकवादियों की बात करें तो छिटपुट घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है और बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। और हम उम्मीद यही करते हैं, जब बात देश की सुरक्षा की हो, बात जब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की हो, तो तमाम राजनीतिक दल एक हो, पूरा देश एक साथ हो। सुरक्षा के मसले पर, खासकर देश की सुरक्षा के मसले पर एकता दिखानी वाकई में बहुत जरूरी है। सुरक्षा देंगे तो साथ होगा ना, हम बिल्कुल साथ हैं। सर, जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहे, आतंकवादियों का सफाया हो, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, विपक्ष लगातार हमलावर है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और आज भी श्रीनगर में हमला हुआ है। सीआरपीएफ पार्टी पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग कर रहे थे ये कर्मी और इसी दौरान पीछे से आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ये तमाम जानकारी
विजय कुमार ने दी हैं, जो कि आईजी हैं। उन्होंने बताया है कि पीछे से ये हमला किया गया और इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं एक अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं विजय कुमार की है, आईजी जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने यह हमला किया है। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले, सिर्फ एक दिन पहले, श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगांव में पुलिस टीम पर हुए आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। मिस्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, देखिए, एक तो स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हमारे 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दूसरी तरफ अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई में घाटी में सब कुछ सामान्य है? आखिर कब अमन आएगा घाटी में? देखिए, घाटी में सब कुछ सामान्य है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ऐसी छिटपुट घटनाएं जब टेररिस्ट बहुत छटपटाते हैं तो ऐसा कोई सॉफ्ट टारगेट देके उस पर हमला करते हैं। ये स्टेट पुलिस के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो इस तरह से घात लगा के हमला करना कोई बड़ी जो बहादुरी का काम नहीं होता, एक कायराना हरकत होती है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। तो उन्होंने भी यही किया कि वो अभी टेररिस्ट का मोराल बहुत डाउन है, कैडर खत्म हो रहा है, तो ऐसी वो कोई ना कोई घटना करके, खासकर जो 15 अगस्त से पहले ऐसी घटना करके थोड़ा लाइमलाइट में आके न्यूज में आना चाहते हैं कि टेररिज्म अभी वहाँ पे जिंदा है, खत्म नहीं हुआ। उनका यही एक मोटिव है, किसी न किसी तरह पब्लिसिटी हासिल करना। सर, ये छिटपुट घटनाएं भी आखिर कब खत्म होंगी? क्योंकि धारा 370 जब हटाई गई थी उसके बाद यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब आतंकवाद का एकदम सफाया हो जाएगा। हालांकि बहुत घटनाओं में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ जनजीवन जो है वो पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। देखिए, ये जो छिटपुट घटनाएं हैं ये चलती रहती हैं, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना मुश्किल नहीं होता। कई सालों बाद भी पंजाब में ऐसी घटना हो जाती है, जबकि यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य हैं, बाकी स्टेट में भी हो जाता है, इसीलिए अलर्ट पे रखा जाता है। और खासकर जम्मू कश्मीर में तो जो इतना लंबा इंसर्जेंसी का दौर चला है, तो उनके वहाँ सिंपथाइजर हैं, उनके वो जड़े हैं, जो लोग अभी बाहर नहीं आए, वो सिंपथाइजर है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है, पर अभी वहाँ पे उनको सपोर्ट करने वाले थोड़े थोड़े एलिमेंट हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से कोशिशें हैं वो भी लगातार जारी हैं। तो हम बिल्कुल उसको अभी एलिमिनेट कर देंगे कि एक भी घटना नहीं होगी, ऐसा मुश्किल काम नहीं, अभी नामुमकिन है। इस तरह से इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना हुई है तो थोड़ा चिंता का ये विषय लग रहा है। कल श्रीनगर में एक कार्यक्रम भी होने जा रहा है, नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, तो ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना होना, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जब भी कोई बाहर का डिग्नेटरी यहाँ आता है, या हमारा कोई गणतंत्र दिवस हो, इंडिपेंडेंस दिवस हो, तो ऐसी घटनाएं तभी होती हैं क्योंकि एम उनका पब्लिसिटी करना है कि देखिए इतनी जो इंडिपेंडेंस डे पे इतनी सख्ताई थी या इतनी आर्मी डिप्लॉयमेंट थी, फिर भी हमने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, इसका मतलब हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना नहीं है, छोटी घटना है, घात लगा के किया गया हमला है, जिसको रोक पाना ऑलमोस्ट असंभव होता है। हाँ, अगर हम चौकस है तो इस हमले में जो जानी नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं, पर ऐसा हमला जो है घात लगा के किया जाता है पॉसिबल होता है। और खासकर जो डिटरमेंट कैडर है, कुछ ना कुछ अपने को सर्वाइवल के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि अभी भी जो घटनाएं हो रही हैं घाटी में, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट अभी भी मिल रहा है? लोकल सपोर्ट के बिना कोई भी जो टेररिज्म है सर्वाइव नहीं करता। कुछ सिंपथाइजर हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं, और कुछ लोगों से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, रहने की जगह, खाना पीना मिलता है, तभी ये पॉसिबल है। जब लोकल सपोर्ट बंद हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। हालांकि सपोर्ट बेस जो है बहुत कम हो रहा है, घट गया है, पर थोड़ा बहुत जो बेस है अभी शेल्टर देने वाले वहाँ मौजूद जरूर है। आतंकवाद की कमर तोड़ने में हमारा देश कितना कामयाब हो पाया है मिस्टर सिंह? देखिए, आतंकवाद की जो लड़ाई है बहुत लंबी होती है, हमने उसकी कमर कई बार बिल्कुल खत्म करने के कगार पे लेके आ गए हैं।
पर फिर जब एक दूसरा पड़ोसी मुल्क है उसको बढ़ावा देने में लगा हुआ है, ये कोई लोकल टेररिज्म नहीं है, तो दूसरे मुल्क का भी एक ही एजेंडा है, आपको डिस्टर्ब करके रखना, आपकी आर्मी को एंगेज करके रखना। तो वो भी नए नए पैंतरे आजमा के, नई नई चालें चल के इसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, अभी दोबारा हमने बिल्कुल इसको एक नए तरीके से, जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ता है, एक नई स्ट्रेटेजी, नए ढंग तरीके अपनाने पड़ते हैं और उससे दोबारा एक बार ऑलमोस्ट उसका सफाया कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया है। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी इशफाक अयूब और फयाज अहमद की इलाज के दौरान जान चली गई। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकी हमला श्रीनगर सिटी के बाहरी इलाके में हुआ। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकियों के 3 ठिकाने ध्वस्त किए थे और आज आतंकवादियों के द्वारा यह हमला कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन श्रीनगर में लगातार जारी है। आतंकवादियों को ढूंढने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।